हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर कहानी के एपिसोड नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ठीक उसके सामने रशियन माफिया इवान और इटालियन कार्टेल का हेड कार्लो पसीने से तरबतर बैठे थे। उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ चुका था जैसे उन्हें साक्षात मौत का वीडियो देख लिया हो, जिस पर इंसान का दिमाग यकीन ही न कर पाए। तभी इवान ने अपने सिर के बाल नोच कर हकला कर कहा, ये इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट ह्यूमन। उसकी बात सुनकर आगे से फारूकी ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक भारी मेज पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो फुटेज चल रहा था, विशाखापट्टनम के उस ओल्ड शिपयार्ड के वेयर हाउस नंबर 99 से लिया गया एक एनक्रिप्टेड सैटेलाइट ड्रोन कैमरे का फुटेज था, जिसे सिंडिकेट ने महेंद्र के ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए भेजा था। इस फुटेज में कोई ऑडियो नहीं था, लेकिन एक विजुअल्स थे। वो किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी फौजी या किसी भी माफिया को पागल करने के लिए काफी था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कैसे एक अकेला लड़का देवांशु ओबरॉय उस ट्रक से बाहर निकलता है, और फुटेज में दिख रहा है कि कैसे छत पर बैठे उनके स्पेशल मशीनरी स्नाइपर अपनी .50 कैलिबर की हाई पावर राइफल से देव की छाती और सिर पर गोलियां दाग रहे हैं। और फिर वो चमत्कार, वो खौफनाक हकीकत स्क्रीन पर दर्ज हुई। वो गोलियां भारी जो सिर के हाथी को भी तरबूज की तरह फाड़ दी। वो गोलियां देव के शरीर से टकराने से महज 1 इंच पहले हवा में किसी अदृश्य दीवार से टकराकर चपटी हो गई, पिघल कर जमीन पर गिर रही थी। देव एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। उसके बाद फुटेज में जो देव का कत्लेआम दिखा, वो रफ्तार, वो मर्म कला का इस्तेमाल, महेंद्र की गर्दन को एक ही हाथ से उखाड़ कर फेंकने का नजारा। 3 मिनट के अंदर दुनिया के 40 सबसे खूंखार किलर्स की लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया था। ये सब देखकर फारूकी अचानक अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, पागलों की तरह मेज पर मुक्का मारकर बोला, तुम लोगों ने मुझे बताया कि वो आम लड़का है जिसके पास कहीं से बहुत पैसा आ गया। तुमने कहा कि हम उसे किडनैप कर लेंगे। तो मंदे को स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? ये कोई इंसान नहीं है। गोलियां इस पर असर नहीं कर रही, इसकी रफ्तार कैमरे भी नहीं पकड़ पा रहे। ये साक्षात कोई शैतान या कोई देवीय शक्ति है। वहीं ये सब देखकर कार्लो का गला सूख गया। उसने हकला कर कहा, बॉस, हमने महेंद्र को 500 करोड़ रुपए लाने भेजा था। महेंद्र तो गया, वो 40 बेहतरीन मशीनरीज भी कुत्तों की तरह मर गई। इंडिया का हमारा पूरा साउथ नेटवर्क एक रात में राख हो गया। अगर इस लड़के ने ऐसे ही काम किया तो अगला नंबर हमारा होगा। ये हमें ढूंढता दुबई तक आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर इवान ने अपने लैपटॉप को जोर से बंद किया और कहा, हम उसे दुबई तक नहीं पहुंचने देंगे। अगर गोलियां उसका नहीं बिगाड़ सकती तो हम उस पर मिसाइल गिरा देंगे। हम बम का इस्तेमाल करेंगे। तभी फारूकी ने एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी आवाज में कहा, बेवकूफों की तरह बात मत करो। तो मिसाइल कहाँ गिराओगे? शहर के बीचों बीच। इंडियन आर्मी और रॉ ने हमें नोच कर खा जाएगी। अगर वो इंसान गोलियों को रोक सकता है तो क्या पता वो बम से भी बच जाए। हम एक ऐसी अंधी गुफा में पत्थर मार रहे हैं जिसके अंदर हमें पता ही नहीं कि क्या है। उसकी आंखों में अब अजय काल का डर बैठ चुका था। फारूकी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। महेंद्र की मौत और देव की उस खौफनाक अलौकिक ताकत ने इंटरनेशनल अलवर्ल्ड की चूल्हे हिला दी थी। उन्हें समझ आ गया कि वो किसी आम इंसान, पुलिस या फौज से नहीं लड़ रहे। वो एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो फिजिक्स और इंसानियत के सारे नियमों को तोड़ चुकी थी। तभी इवान ने डर कर पूछा, तो फिर हम क्या करें बॉस? क्या हम इंडिया का मार्केट छोड़ दें? क्या हम उस देवांशु ओबरॉय के सामने सरेंडर कर दें? उसकी यह बात सुनकर आगे से फारूकी ने अपनी लाल और शातिर आंखों में देखकर एक बड़ा ही भयानक और वर्ल्ड कॉलर क्रिमिनल वाली सोच के साथ कहा, सरेंडर? सिंडिकेट कभी सरेंडर नहीं करता। ताकत को हमेशा ताकत से नहीं हराया जा सकता। अब तुम एक चट्टान को हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, तो उसे अंदर से खोखला कर दो। हमें यह पता चल गया है कि देवांश ओबरॉय को शारीरिक रूप से मारना नामुमकिन है। लेकिन यह कहकर फारूकी को होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन उसका दिमाग तो एक इंसान का है, उसका दिल तो इंसान का है। उसकी एक कमजोरी है, उसकी भावनाएं, उसका परिवार, उसकी इज्जत, उसका नया खड़ा किया गया सुदेव का एम्पायर। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्लो ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, आपका क्या मतलब है बॉस? तभी फारूकी ने अपने सिगार को वापस जलाकर कहा, मतलब ये है कि हम उस पर कोई गोली नहीं चलाएंगे। हम उसे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाएंगे।
हम उसके साथ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलेंगे। हम चारों तरफ एक खौफ और एक ऐसी तबाही का जाल बुनेंगे कि वो अंदर से टूट कर पागल हो जाएगा। हम उसे इतना डराएंगे, उसकी रातों की नींद हराम कर देंगे, खुद हमारे कदमों में आकर प्रोटेक्शन मनी और अपनी दौलत का हिस्सा देने की मांग करेगा। आगे से इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन बॉस, जो इंसान गोलियों से नहीं डरता वो धमकियों से कैसे डरेगा? उसकी बात सुनकर फारूकी ने एक डायरी निकाली। उस पर कुछ खौफनाक ब्लूप्रिंट बताने शुरू करके अपना प्लान समझाकर कहा, डर इंसान को तब नहीं लगता जब मौत सामने खड़ी हो। डर तब लगता है जब मौत उसके आसपास मंडरा रही उसे दिखाई न दे। हम उसके बिजनेस को टारगेट करेंगे, उसके रेस्टोरेंट सुदेव के खाने में जहर मिलाने की अफवाहें फैलाएंगे, उसके 1500 करोड़ के स्काईलाइन प्रोजेक्ट के मजदूरों के बीच एक्सीडेंट करवाएंगे जिससे लोग वहां काम करने से डरे। हम साइबर अटैक करके उनके बैंक खातों से कुछ टेरर फंडिंग के पैसे डाल देंगे ताकि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे एंटी नेशनल समझकर पीछे पड़ जाए। ये कहकर फारूकी की आंखों में शैतानी आ गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और सबसे बड़ा बार हम उसकी कमजोरी और सुनैना के इर्द गिर्द खौफ पैदा करेंगे। हम उसे मारेंगे नहीं, लेकिन हर रात उसके बेडरूम की खिड़की पर खून से सने संदेश छोड़ेंगे। हम उसके दोस्त रियांश और विराट की गाड़ियों के ब्रेक फेल करेंगे। हम ओबरॉय को एहसास दिलाएंगे कि उसकी वो जादुई ताकत हर जगह हर पल मौजूद नहीं रह सकती। जब वो देखेगा कि उसका साम्राज्य बिखर रहा है, उसका परिवार हर सेकंड खौफ में जी रहा है, देश की पुलिस उसे आतंकवादी समझ रही है, तो अरबपति ओबरॉय घुटनों के बल बैठकर हमसे समझौता करेगा। दुबई के उस शानदार पेंट हाउस में अब एक इंटरनेशनल व्हाइट कॉलर षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो गोलियों के और बारूद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। महेंद्र की मौत ने उन्हें सिखा दिया कि देव के आमने सामने की लड़ाई आत्महत्या है। इसलिए अब उन्होंने परछाई का खेल खेलना शुरू कर दिया। वो देव को एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा देना चाहते थे जिससे वो अंदर से टूट जाए। उन्हें देव का पैसा चाहिए था, उसकी दौलत का सोर्स चाहिए था। इसके लिए वो अब किसी भी निजता की हद तक जाने को तैयार थे। क्या देव इस खामोश साजिश को पहचान पाएगा? वहीं उधर विशाखापट्टनम की सुबह की किरणें अब पूरी तरह से खिल चुकी थी। द ओशियन एस्टेट में देव और सुनैना एक सुकून भरी सुबह का आनंद ले रहे थे। वो लोग इस बात से पूरी तरह अनजान कि मीलों दूर दुबई में उनके खिलाफ एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसमें ना तो कोई गोली चलेगी, ना कोई गुंडा सामने आएगा। इस बार दुश्मन कोई जोगिंदर जैसा सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि व्हाइट कॉलर भेड़िए थे जो सिस्टम को अंदर से खोखला करना चाहते थे। सुदेव का विशाल एम्पायर, जो देव ने अभी अभी अपनी दौलत और ताकत के से खड़ा किया था, अब उसकी बुनियाद को हिलाने के लिए एक ऐसा खामोश और साइकोलॉजिकल तूफान समंदर से पार विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा था। जो देव के उस अलौकिक महाकाल वाली ताकत का भी सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। क्या देव अपने प्यार, अपनी माँ के आशीर्वाद और अपनी जादुई शक्ति के दम पर इंटरनेशनल माइंड गेम को हरा पाएगा? ये दृश्य उसके खौफ और सपनों के महल को अंदर ही खंडर में बदल देगा। आने वाले दिन आशिकी और खौफ के इस महासंग्राम का एक नई खूनी पन्ना खोलने वाले थे। रात के उस खौफनाक और रूह कपा देने वाले इंटरनेशनल महासंग्राम के बाद विशाखापट्टनम के आसमान पर आखिरकार एक बहुत ही शांत, सुनहरा, सुकून भरा सवेरा उभर आया। समंदर की लहरें आज किसी उग्र तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक मीठे सुरीले गीत की तरह ओशियन एस्टेट की दीवारों से टकरा रही थी। कल रात मौत का जो खेल खेला गया, उसके कालिक को इस नई सुबह की रोशनी किरणों में पूरी तरह से धो डाला। विला के अंदर माहौल आज भी बाहर की खिड़की से खिला हुआ धूप जैसा ही ताजा और खुशबूदार था। रात की वो दहशत, वो क्लोरोफॉर्म की गंध, हथियारों का वो शोर अब पीछे छूट चुका था। मास्टर बेडरूम की वो विशाल कांच की खिड़की खुली थी, जहां से समंदर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मखमली और सफेद दूधिया चादरों के बीच देव की आंखें धीरे से खुली। देव ने करवट ली। अपने ठीक बगल में बड़ी ही गहरी नींद में सो रही सुनैना को देखा। सुनैना का चेहरा आज भी उतना ही मासूम और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके होठों के किनारे पर वो हल्का सा कटने का निशान, उसकी कलाई पर बंधी वो सफेद पट्टियां, देव के दिल में फिर से एक हुक सी उठ रही थी। देव को याद आया कल रात महेंद्र के उन कुत्तों ने उसकी रानी को कितनी तकलीफ दी। देव ने बहुत ही नजाकत से अपना हाथ आगे बढ़ाया, सुनैना के माथे पर बिखरे बालों को किनारे किया। उसके छूते ही सुनैना की आंखें खुल गई। जैसे ही सुनैना ने देव को देखा, उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे सुकून भरी और प्यार की मुस्कान खिल उठी। सुनैना ने अपना भारी
और नींद भरी आवाज में मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मेरे अजय काल। आगे से देव ने सुनैना के माथे को चूम कर जवाब देकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरी बहादुर रानी। ये कहते हुए देव की नजरें तुरंत सुनैना की उन कलाइयों पर गई जहां पट्टी बंधी थी। उन चोटों को देखकर देव ने बड़ी ही चिंता और प्यार से पूछा, दर्द कैसा है अब? डॉक्टर ने कहा कि रस्सियों की रगड़ से छिलन काफी गहरी है। तुम्हें आजा आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें आज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं विला में रहोगी। आगे से सुनैना ने देव को चिंता को देखकर बड़ा ही मीठा सा ठहाका लगाया। उसने अपने दोनों हाथों के देव के चेहरे को थाम लिया। सुनैना ने लेकिन बड़े प्यार से एक अटूट जिद के साथ कहा, देव क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये पार्टनर इतनी कमजोर है कि कुछ खरोचों की वजह से कमरे में छुप कर बैठ जाएगी? अगर आज मैं दर्द या डर का बहाना बनाकर घर में बैठ गई तो उन दुश्मनों को लगेगा कि उन्होंने मुझे अंदर से डरा दिया। उन्हें लगेगा कि उन्होंने मेरे हौसले तोड़ दिए। ये कहते हुए सुनैना की आंखों में गजब का गुरूर और आजादी की चमक थी। सुनैना ने अपने शब्दों पर जोर देकर आगे कहा, मैं आज यूनिवर्सिटी जरूर जाएंगे देव। मैं उसी शान से अपना सीना तान कर तुम्हारे साथ उस कैंपस में कदम रखूंगी। मैं इस शहर और उन छुपे हुए दुश्मनों को यह दिखाना चाहती हूँ, देवांशु ओबरॉय की रानी को तोड़ना मुमकिन नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी पट्टी या किसी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैना की इस बेखौफ और शेरनी जैसी बातों को सुनकर देव का सीना फकर से चौड़ा हो गया। उसे इस बात पर बेइंतहा खुशी हो रही थी कि उसने जिस लड़की से प्यार किया वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक लोहे की तरह मजबूत रूह की मालकिन है। इसलिए देव ने एक हल्की सी मुस्कान दी। हार मानकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए देव ने प्यार से चेतावनी देकर कहा, ठीक है मेरी जिद्दी पार्टनर, जैसा आपका हुक्म, लेकिन शर्त यह है कि आज कोई भारी बैग नहीं उठाओगी, अपना पूरा ध्यान रखोगी। उसके यह बात सुनकर आगे से सुनैना ने हामी भरकर बिस्तर से उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। इसी समय उधर विला के ग्राउंड फ्लोर पर आज एक अलग ही खुशनुमा और शरारत भरा माहौल था। कल रात की उस भयानक घटना के बाद सोनाक्षी को वापस उसके हॉस्टल और घर भेजना सुरक्षित नहीं था। इसलिए देव ने सोनाक्षी को कल रात द ओशियन एस्टेट में एक बहुत ही आलीशान गेस्ट रूम में रोक लिया था। सुबह जब सोनाक्षी तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो उसका चेहरा किसी खिले हुए कमल की तरह लाल हो रहा था। उसने एक बहुत ही प्यारी सी फ्लोरल कुर्ती पहनी थी। उसकी उंगली में वो प्लेटिनम और डायमंड की रिंग चमक रही थी जो विराट ने कल उसे पहनाई थी। हॉल के काउच पर रियांश और विराट पहले बैठे थे। विराट आज बहुत ही कैजुअल लेकिन महंगे कपड़ों में था, लेकिन उसका ध्यान टीवी और फोन पर नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ था। जैसे ही सोनाक्षी सीढ़ियों से नीचे उतरी विराट की सांसें रुक गई। वो अपनी जगह से एकदम सीधा खड़ा हो गया। वो पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ एक मजनू बन चुका था। दोनों की नजरें मिली और दोनों ही बड़े बुरी तरह से शर्मा गई। कल रात के उस इजहार के बाद यह उनकी पहली सुबह थी एक दूसरे के साथ। विराट ने हकलाकर अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, गुड गुड मॉर्निंग सोनाक्षी। आगे से सोनाक्षी ने अपनी नजरों को हल्का सा झुकाकर बड़ी मीठी आवाज में जवाब देकर कहा, गुड मॉर्निंग विराट। यह नजारा देखकर काउच पर लेटे हुए रियांश से रहा नहीं गया। रियांश ने जोर से ताली बजाकर उन दोनों लव बर्ड्स को चिढ़ाकर कहा, ओए होए क्या बात है, सुबह सुबह आंखों ही आंखों में कौन सी गुटरगुट चालू है भाई? भाई कल तो तू इस जुबान से जहर उगलता था, आज तो तेरी आवाज में इतनी मिठास आ गई मुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी। कसम से तुम दोनों बिल्कुल मेड फॉर इच अदर लग रहे हो। रियांश की छेड़छाड़ से विराट का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो आगे बढ़ा और उसने रियांश की गर्दन को हल्के से मजाक में दबोच लिया। विराट ने हंसकर अपनी झेप मिटाने की कोशिश करके कहा, चुप कर, ज्यादा मत बोल वरना तेरी इसी काउच पर हड्डी तोड़ दूंगा। सोनाक्षी भी इस नोक झोंक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। विला का वो बड़ा सा हॉल इन तीनों दोस्तों की हंसी से गूंज उठा। रात का वो खौफ अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये दोस्ती, ये आशिकी और ये आजादी, यही तो वो चीज थी जिनके लिए देव ने इतनी बड़ी जंग लड़ी। तभी किचन की तरफ से एक बहुत ही लजीज और घर के मसालों की खुशबू पूरे हॉल में फैलने लगी। ये खुशबू आते ही रियांश ने अपना पेट सहला कर कहा, अरे वाह, ये तो आलू के पराठे और अदरक वाली चाय की खुशबू है। चलो डाइनिंग टेबल पर चलते हैं वरना मेरे पेट के चूहे कुश्ती लड़ने लगेंगे।
ये कहकर तीनों दोस्त डाइनिंग टेबल की तरफ गए। वहां का नजारा देखकर उनके दिलों में एक बहुत ही अजीब सा सुकून भर गया। ऑस्टिन ओस्टेट के उस करोड़ों रुपए के इटालियन किचन में जहां दुनिया के सबसे महंगे शेफ काम कर सकते थे, आज सुनैना की माँ लक्ष्मी अपने हाथों से नाश्ता बना रही थी। उन्होंने विला के नौकरों को किनारे कर दिया, को तवे पर गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता और प्यार था। रात को सुनैना को सही सलामत वापस पाकर उनका दिल भगवान और देव के प्रति कृतज्ञता से भर गया था। तभी देव और सुनैना भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। देव ने एक बहुत ही क्लासी ब्लैक पोलो टी शर्ट और जींस पहनी थी। सुनैना ने एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सादे रंग का सूट। सुनैना ने अपनी पट्टियों को पूरी आस्तीन में बड़े ही समझदारी से ढक लिया ताकि लक्ष्मी जी को ज्यादा फिक्र न हो। तभी लक्ष्मी जी ने बड़े ही प्यार से सबको आवाज लगाकर कहा, आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से बैठ जाओ, नाश्ता तैयार है। उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग एक विशाल और शाही डाइनिंग टेबल पर चारों तरफ बैठ गए। तभी लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से देव की प्लेट में गर्मा गर्म आलू के पराठे रखे, उन पर ताजा मक्खन डाला और साथ में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का कप रख दिया। आगे से देव ने बहुत ही इज्जत के साथ कहा, आंटी जी इसकी क्या जरूरत थी, नौकर बना लेते नाश्ता। उसकी बात सुनकर आगे से लक्ष्मी जी ने देव के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अरे बेटे, नौकरों से खाने में वो स्वाद कहाँ जो एक माँ के हाथों में होता है। तूने और इन बच्चों ने, ये कहकर उन्होंने रियांश और विराट की तरफ इशारा करके आगे कहा, कल रात मेरी बच्ची की जान बचाई। तुम सब मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसे हो। अब जल्दी से खाकर बताओ नाश्ता कैसा बना है। उनकी ये बात सुनते ही देव ने पराठे का एक निवाला तोड़ा और अपने मुंह में रखा। मक्खन और पराठे का वो स्वाद देह की रूह तक उतर गया। यह सिर्फ खाना नहीं था, एक माँ का आशीर्वाद था। देव ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत स्वादिष्ट है आंटी जी। इसी के साथ डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। विराट जानबूझकर सोनाक्षी की तरफ मक्खन की कटोरी खिसका रहा था। रियांश उसे बार बार टोक कर चिढ़ा रहा था। सुनैना देव के बगल में बड़ी बैठी शांति से सब देख रही थी और इस पूरी और मुकम्मल दुनिया का आनंद ले रही थी। नाश्ता खत्म होने के बाद अब सब अपने अपने काम पर जाने के लिए वक्त आ गया। लक्ष्मी जी को सुदेव जाना था। कल देव ने पूरे शहर के सामने ऐलान किया कि लक्ष्मी जी उस रेस्टोरेंट की किचन इंचार्ज होंगी। लक्ष्मी जी आज बड़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी सुंदर सी साड़ी पहनी। लेकिन देव देव कल रात उस खौफनाक अनुभव के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे पता था दुबई का वो सिंडिकेट अब शांत नहीं बैठेगा। देव अपनी जगह से खड़ा और उसने अपने बाउंसर्स कमांडर को आवाज देकर कहा, कमांडर। उसकी आवाज सुनते ही कमांडर अलर्ट हो गए। उसने सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। आगे से देव ने अपनी आवाज में एक सख्त और खौफनाक कमांडिंग टोन लाकर कहा, लक्ष्मी आंटी अब रेस्टोरेंट के लिए निकलेंगी। उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिल्कुल वही होगा जो मेरा होता है। एक भारी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर उनके आगे चलेगी और एक उनके पीछे। उनके साथ 6 सबसे बेहतरीन और हथियारबंद कमांडोज हर वक्त मौजूद रहेंगे और जहां भी जाएंगे उनके आसपास एक अभेद्य सुरक्षा घेरा होना चाहिए। अगर उन पर किसी ने नजर उठाने की कोशिश की तो मुझे सीधा उनकी लाश की खबर आनी चाहिए। वहीं लक्ष्मी जी ने देव की बातें सुनी तो वह हड़बड़ा गई। लक्ष्मी जी ने बहुत ही संकोच के साथ कहा, अरे बेटा देव, इसकी क्या सुरक्षा की जरूरत है। मैं तो बस एक साधारण औरत हूँ। मैं कोई मंत्री थोड़ी हूँ जो मेरे आगे पीछे गाड़ियां चलेंगी। तभी देव ने आगे बढ़कर लक्ष्मी जी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। देव ने बड़े ही प्यार और इज्जत से कहा, आप साधारण नहीं आंटी जी, आप देवांशु ओबरॉय की माँ के समान हैं। आप इस देव एम्पायर की सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार हस्ती हैं। इस शहर में अब किसी भी की इतनी औकात नहीं कि वो आपको साधारण समझे। आप पूरी शान और बेखौफ होकर रेस्टोरेंट जाइए। ये सुरक्षा मेरी तसल्ली के लिए है। आगे से लक्ष्मी जी की आंखों में इस इज्जत और रुतबे को देखकर उनकी आंखें ही चलक गई। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और देव को आशीर्वाद दिया। वहीं कमांडर ने तुरंत गाड़ियां तैयार करवाई। लक्ष्मी जी को बड़े ही शान से एक चमचमाती मैकवे में बिठाया गया। उनके आगे और पीछे बाउंसर्स की काली और खूंखार गाड़ियां लग गई। द ओशियन एस्टेट के वो भारी गेट खुले। एक ठेले वाली से राजमाता बनी लक्ष्मी देवी पूरे शाही और वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अपने उस सपनों के महल सुदेव की तरफ रवाना हो गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद अब देव, सुनैना, रियांश, विराट और सोनाक्षी के निकलने की बारी आ गई। तभी देव ने अपने डिजाइनर गोगल्स पहनकर कहा,
तो चलें यूनिवर्सिटी। आगे से रियांश ने कंधे पर बैग टांगा और बोला, बिल्कुल भाई, आज तो कैंपस में जाने का मजा ही कुछ और होगा। इसके बाद पांचों पहुंच में आए। आज मुनीश ने देव के निर्देश पर एक बहुत ही शानदार, लंबी और बिल्कुल ब्लैक कलर की रेंज और ऑटोबायोग्राफी तैयार रखी थी। विराट ने आगे बढ़कर बहुत ही जेंटलमैन की तरह सोनाक्षी के लिए दरवाजा खोला। सोनाक्षी शर्मा कर अंदर बैठ गई। रियांश भी उनके साथ पीछे बैठ गया और देव ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली और सुनैना उसके बगल में बैठ गई। तभी रेंज रोवर का भारी इंजन गूंजा। ये गाड़ी उस खौफनाक और शाही लुक के साथ विशाखापट्टनम की सड़कों पर दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। एफएम रेडियो पर हल्के हल्के रोमांटिक गाने बज रहे थे। विराट और सोनाक्षी पीछे बैठकर एक दूसरे से धीमी आवाजों में बातें कर रही थी। वो दोनों सचमुच दुनिया के सबसे अच्छे खुश लव बर्ड्स की तरह लग रहे थे। वहीं सुनैना ने अपना हाथ देव के हाथ के ऊपर रखा। देव ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर और दूसरे हाथ से सुनैना की उंगलियों को कसकर पकड़ा था। सुनैना ने देव की तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुम सच में मुझे यूनिवर्सिटी भेजकर खुश हो ना देव? देव ने एक पल के लिए अपनी नजरें सड़क से हटाकर सुनैना की आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी आजादी देखकर खुश होता हूँ सुनैना। मैं तुम्हें किसी सोने के पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहता। तुम मेरी रानी हो। रानियां महलों में छुपती नहीं, वो दुनिया पर राज करती है। तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने सब पूरे होंगे। रही बात खतरों की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे होते हुए मौत भी तुमसे इजाजत लेकर तुम्हारे पास आएगी। सुनैना का दिल देव के इन शब्दों में पूरी तरह पिघल गया। उसने अपने सिर को देव के कंधे पर हल्का सा झुका लिया। इसके बाद कुछ ही देर में वो लंबी और खौफनाक काली रेंज रोवर यूनिवर्सिटी के उस विशाल मेन गेट पर पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही कैंपस में मौजूद सैकड़ों स्टूडेंट्स की नजरें उस कार पर आकर टिक गई। ये वो पल था जब फटीचर से बादशाह बने देव का सामना एक बार फिर उसी समाज और उन्हीं लोगों के होने वाला था जिन्होंने उसे कभी दोस्तों को नीचा दिखाया था। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग होने वाली थी। आज रूहानी कोई ओडी देव का मजाक नहीं उड़ाने वाली थी। आज कोई निहाल उनकी अपनी दौलत का रोब नहीं दिखाने वाला था। आज सिर्फ और सिर्फ एक ही रुतबा, एक ही खौफ और एक ही नाम उस पूरे कैंपस में भारी पड़ने वाला था। देव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, अपना पैर बाहर निकाला। उसके बाहर निकालते ही पूरे कैंपस में एक भारी सन्नाटा छा गया, जो इस बात का ऐलान कर रहा था, विशाखापट्टनम का असली किंग अपने घर पर आ चुका है। सुनैना, विराट, रियांश, सोनाक्षी बाहर आए। पांचों दोस्तों की यह टोली आज किसी फौज की तरह यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखने जा रही थी। आज देव ने कोई डिजाइनर टक्सीडो नहीं पहना था। बहुत ही प्रीमियम डार्क शेड की शर्ट और जींस पहनी थी। लेकिन उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसकी आंखों का वो खौफनाक मेंटल डोमिनेंस और उसके शरीर से निकलने वाला ओजे ओरा लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा था। कैंपस के दोनों तरफ हजारों स्टूडेंट्स, जो कुछ दिनों पहले ही रूहानी और निहाल के चमचे हुआ करते थे, जो देव की गरीबी और उसके फटे जूतों का मजाक उड़ाते थे, आज वो सब अपनी सांसें रोककर सिर झुकाए रास्ता छोड़ रहे थे। किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो देव की तरफ आंख उठाकर देख सके। जब देव और उसके दोस्त कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े और खौफनाक शेर के गुजरने पर जंगल के बाकी जानवर दहशत के मारे छुप जाते हैं। देव ने 8 ब्लॉक के बाहर रुककर बड़ी मखमली प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हारी क्लास आ गई सुनैना। सुनैना ने मुस्कुराकर देव की आंखों में देखा। आज सुनैना को किसी रूहानी या माया का डर नहीं था। आज वो देवांशु ओबरॉय की रानी थी। लंच में मिलते हैं, सुनैना ने कहा और सोनाक्षी के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। देव, रियांश और विराट भी मैनेजमेंट और कॉमर्स ब्लॉक की तरफ चले गए। जैसे ही देव ने अपने क्लासरूम का दरवाजा खोला, अंदर पढ़ा रहे एक बहुत ही सख्त और कड़क प्रोफेसर के हाथ से चौक गिर गया। पूरी क्लास एक झटके में ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई राष्ट्रीय गान बजने लगा हो। कोई आवाज नहीं, कोई कानाफूसी नहीं, सिर्फ एक मौत का सन्नाटा था। प्रोफेसर ने बहुत ही अदब से देव की सिर हिलाया। देव बड़ा ही शांत और राजाओं वाली चाल के साथ चलकर अपने सबसे आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया। रियांश और विराट भी उसके बगल में बैठ गई। क्लास शुरू हो गई, लेकिन किसी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर नहीं था। सबका ध्यान उस लड़के पर था जो रातों रात 1500 करोड़ की डील कर रहा था, जिसने शहर के सबसे
बड़े माफियाओं को धूल चटा दी। देवन अपनी जगह पर बैठा था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसे लग रहा था कि उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया और अब उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन देव इस बात से पूरी तरह अनजान था कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफनाक क्रूर इंटरनेशनल सिंडिकेट अब उसके सीने पर नहीं बल्कि उसकी सबसे कमजोर, सबसे प्यारी नस पर ऐसा वार करने जा रहा है जो विशाखापट्टनम की सड़कों पर खून और बारूद की होली खेलने वाला था। जहां से एक तरफ यूनिवर्सिटी में देव का खौफ राज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम की मेन और पोस्ट सड़कों पर लक्ष्मी देवी का उत्साही काफिला अपनी पूरी शानो शौकत सुरक्षा के साथ देव की तरफ बढ़ रहा था। काफिले का नजारा किसी वीवीआईपी और देश के बड़े मंत्री के काफिले से कम नहीं था। सबसे आगे एक भारी और पूरी बुलेट प्रूफ काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर चल रही थी, जिसमें देव के सबसे 3 खूंखार और हथियारों से लैस कमांडो बैठे थे। उनके ठीक पीछे बीच में चमचमाती करोड़ों रुपए की मैकबे चल रही थी। इस गाड़ी के जेड ब्लैक शीशे थे और ये गाड़ी बम के धमाकों को भी बर्दाश्त करने की ताकत रखती थी। सिक्योरिटी को अभेद्य बनाने के लिए मर्सिडीज के ठीक पीछे एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी चल रही थी, जिसमें 3 और भारी भरकम बाउंसर तैनात थे। मर्सिडीज के अंदर ऐसी शांत माहौल। लक्ष्मी ने बड़े ही आराम से बैठी थी। उन्होंने आज बड़े ही सुंदर और साड़ी पहनी थी। वो खिड़की के काले शीशे से बाहर देख रही थी। विशाखापट्टनम का वो शहर जहां उन्होंने धूप पसीने बारिश में अपनी बेटे के साथ सैंडविच का ठेला लगाया था, जहां पुलिस वाले उन्हें डराते थे, जहां गुंडे हफ्ता मांगते थे और अमीर गाड़ियों वाले उन पर कीचड़ उछाल कर चले जाते थे। आज उसी शहर की सड़कों पर देव पुलिस के ट्रैफिक पुलिस उनकी काफिले को देखकर खुद ब खुद हरी झंडी दे रही थी। लोग रुक रुक कर उनकी गाड़ियों को देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनों आंखों में खुशी के आंसू लाकर कहा, हे भगवान, तूने मेरे देव को सच में एक फरिश्ता भेज दिया। कल मेरी बच्ची की जान बचा ली और आज मुझे इस महारानी वाले रुतबे के साथ रेस्टोरेंट भेज रहा है। अब मुझे इस जिंदगी में कोई और शिकायत नहीं, बस मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। लक्ष्मी जी के दिल में असीम शांति थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी के सारे दुख अब हमेशा के लिए खत्म हो गए। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। अगले ही पल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक खौफनाक तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। काफिला सरीपुरम के मेन और सबसे चौड़े वीआईपी चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ से सुदेव रेस्टोरेंट महज 5 मिनट की दूरी पर था। दोपहर का वक्त होने वाला था। सड़कों पर गाड़ियों की भारी आवाजाही थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसके पीछे मर्सिडीज मैकबे रुकी, जिसमें लक्ष्मी बैठी थी। सबसे पीछे फॉर्च्यूनर रुक गई। तीनों गाड़ियां एक लाइन में लाल बत्ती के खुलने का इंतजार कर रही थी। चारों तरफ आम जनता की कारें, मोटरसाइकिल, बस खड़ी थी। कुछ लोग पैदल चलने वाले सड़क को पार कर रहे थे। लेकिन लाल बत्ती के काफिले पर रुके एक बड़ी मुश्किल से 10 सेकंड हुए थे। तभी चौराहे के दाएं तरफ बनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बहुमंजिला बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर, उसी चौराहे के बाएं तरफ एक पुरानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत पर कुछ हलचल हुई। आम लोगों की हलचल दिखाई नहीं दी, लेकिन उन छतों के कोने में बड़े 2 खतरनाक एडवांस मिलिट्री ग्रेड रॉकेट लॉन्चर की काली और मौत से भरी हुई नालियां बाहर निकली। इन दोनों रॉकेट लॉन्चर्स के पीछे वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जिन्हें सीरिया और अफगानिस्तान के युद्धों का तजुर्बा था। उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। उन्हें सख्त आदेश था, बीच वाले मर्सिडीज को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आगे और पीछे की सिक्योरिटी को इस कदर उड़ाओ कि पूरे शहर की रूह कांप जाए। लाल बत्ती पर टाइमर 15 सेकंड दिखा रहा। मर्सिडीज के अंदर बैठी लक्ष्मी जी की अभी भगवान का शुक्रिया अदा ही कर रही थी कि अचानक हवा को चीरती हुई बहुत ही भयंकर, तीखी और कान के पर्दे फाड़ देने वाली सीटी की आवाज आ गई। यह आवाज किसी आम गोली या बम की नहीं थी। यह एक आर्म्ड पियर्सिंग रॉकेट की हवा को चीरने की आवाज थी। इससे पहले कि देव के खूंखार और ट्रेंड कमांडोज कुछ समझ पाते या अपनी गाड़ियों को एक भी इंच आगे बढ़ा पाते, पहला रॉकेट दाएं तरफ से इमारत के सीधे नीचे आया। लक्ष्मी की मर्सिडीज के बिल्कुल आगे खड़ी उस बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी के बोनट और शीशे को बीचों बीच आकर टकराया। उसे माइक्रो सेकंड में दूसरा रॉकेट बाईं छत से दूसरी तरफ खड़ी पीछे की ओर दूसरी फॉर्च्यूनर के इंजन पर जाकर लगा। विशाखापट्टनम के उस वीआईपी चौराहे पर एक ऐसा भयंकर, कान फाड़ देने वाला और जमीन को कपा देने वाला
महाविस्फोट हुआ, जिसने पूरे इलाके को एक सुलगते हुए नर्क में बदल दिया। विस्फोट की ताकत इतनी भयानक थी कि वो दोनों भारी भरकम 3-3 टन वजनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में 10 फुट ऊपर उछल गई। गाड़ी के लोहे के परखचे उड़ गई, बुलेट प्रूफ शीशे चकनाचूर होकर बारिश की तरह फैल गई। दोनों गाड़ियां हवा में उछलकर वापस जमीन पर एक आग के गोले की तरह धड़ाम से गिरी। आग की लपटें 20 फुट ऊपर आसमान को छूने लगी। काले और दमघोटो धुएं का एक बहुत ही बड़ा बवंडर चौराहे पर छा गया। देव के वो सबसे बेहतरीन और खूंखार कमांडोज, जिन्हें देव ने लक्ष्मी जी की सुरक्षा के लिए भेजा था, वो उन्हें अपनी बंदूकें निकालने और अपनी जान बचाने में एक भी सेकंड का मौका नहीं मिला। वो उन सुलगती हुई जलती हुई गाड़ियों के अंदर ही आग और लोहे के उस भयंकर धमाके के लिए हमेशा के लिए शांत हो गए। इन दोनों धमाकों की शॉक वेव इतनी ताकतवर और बीच में खड़ी लक्ष्मी जी की मैकबे भी जोर से हिली। अगर वो कोई आम गाड़ी होती तो आगे और पीछे इतने बड़े धमाकों की वजह से वो भी पूरी तरह पिचक जाती, लेकिन मुनीश की उस मर्सिडीज को मिलिट्री ग्रेड आर्म्ड कोटिंग से बनवाया गया था। धमाके के झटके से हाथ से मर्सिडीज के एयरबैग खुल गए। गाड़ी के अंदर एक भयंकर आवाज गूंजी। लक्ष्मी, जो पिछली सीट पर बैठी थी, वो झटके में आगे की तरफ गिरी और बड़ी वापस सीट पर आकर लगी। लक्ष्मी जी के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उनके कानों में सीटी के जैसी आवाजें आने लगी। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके कांपते हुए हाथों में अपनी आंखों के सामने से धुआं हटने की कोशिश की। जब उन्होंने मर्सिडीज के शीशे के बाहर देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका खून एक ही पल में बर्फ की तरह जम गया। उनके बिल्कुल आगे खड़ी वो काली गाड़ी, जिसमें उनके रक्षक बैठे थे, वो अब एक जलते हुए आग के गोले में बदल चुकी थी। पीछे वाली गाड़ी भी धू धू कर जल रही थी। चारों तरफ सड़क पर खून, लोहे के टुकड़े, आग बिखरी हुई थी। चौराहे पर खड़े आम लोग मोटरसाइकिल और कार वाले कारों में बैठे पागलों की तरह चीख कर अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई आतंकवादी हमला है या कोई जंग छिड़ गई। मर्सिडीज का ड्राइवर, जो खुद देव का एक बड़ा ही खास और वफादार आदमी था, उसके माथे पर खून बह रहा था। धमाके के झटके के साथ वो बेहोश हो चुका था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद रखकर उसने कांपकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। माता जी, आप नीचे छुप जाइए, ड्राइवर ने खांस कर कहा। उसने गाड़ी को रिवर्स की कोशिश की, लेकिन पीछे जलती हुई फॉर्च्यूनर ने रास्ता ब्लॉक कर लिया था और आगे का आग का गोला था। मर्सिडीज उस आग और तबाही के बीच पूरी तरह से फंस चुकी थी। लक्ष्मी जी डर के मारे थर थर कांप रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में रख लिया। उन्होंने उनके होठों पर एक ही नाम निकल रहा था, देव, बेटा मुझे बचा ले, मेरी सुनैना का क्या होगा। तभी उस भयंकर धुएं और आग के लपटों के बीच, चीख पुकार के बीच, मौत के वो साए बाहर निकलकर आने शुरू हुए। आसपास की उन इमारत, गली, रुके हुए ट्रकों के पीछे से खूंखार, विशालकाय और पूरी तरह से काले लिबास में लिपटे हथियारबंद कमांडोज बाहर आए। ये कोई पुलिस वाले नहीं थे, न ही जोगिंदर के वो सड़क छाप गुंडे जो हाथ में डंडे और पिस्तौल लेकर आते थे। इन कापोस कमांडोज ने जो कपड़े और गियर पहने थे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूंखार और विशालकाय पूरी तरह से वो लोग आ चुके थे। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस थे। उनके चेहरे पर काले रंग के नकाब थे, आंखों पर टैक्टिकल गोगल्स थे। उनके हाथों में इजरायली टॉप 21 जर्मन MP जैसी अत्याधुनिक सब मशीन गनें थी। उनके शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और ग्रेनेड बंदे थे। ये दुबई के सिंडिकेट द्वारा भेजे गए सबसे महंगे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, जिनका एक ही उसूल था, टारगेट को हासिल करो या मौत दे दो। वो 25-30 काले लिबास वाले किलर किसी मशीनी फौज की तरह सदैव हुए फॉर्मेशन में आगे बढ़े। उनके जूतों की एक साथ पड़ने वाली ठप ठप की आवाज उस आग के शोर के अंदर शोर पैदा कर रही थी। उन्होंने कुछ ही सेकंड के अंदर उस फंसी हुई मर्सिडीज को चारों तरफ से घेर लिया। मर्सिडीज के चारों तरफ अब सिर्फ काले कपड़ों वाले हथियारे और उनकी तनी हुई बंदूकें थी। ड्राइवर ने जैसे ही उन लोगों को देखा, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकाली और वो देव का जो वफादार था, उसकी सांस तक लड़ना जानता था,
लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर अपनी पिस्तौल का सेफ्टी कैच खोल पाता, एक नकाबपोश कमांडो ने अपनी असॉल्ट राइफल की बट को मर्सिडीज के ड्राइवर साइड के शीशे पर भयंकर ताकत से मारा। मर्सिडीज का शीशा बुलेट प्रूफ था, इसलिए वो टूटा नहीं, लेकिन उस पर बड़े स्क्रैच आ गई। तभी उस कमांडो लीडर, उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। उसने अपनी कमर के एक बड़ा ही छोटा सा लेकिन घातक C4 एक्सप्लोसिव चार्ज निकाला। उसने उस चिपकने वाले बम को सीधे ड्राइवर साइड के शीशे पर चिपका दिया और अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। ड्राइवर की आंखें फट गई। एक छोटा लेकिन भेदने वाला धमाका हुआ। मर्सिडीज का वो बुलेट प्रूफ शीशा एक ही झटके में पूरी तरह से उड़ गया। शीशा टूटते ही उस नकाबपोश किलर ने अपना हाथ अंदर डाला, मर्सिडीज का पूरा दरवाजा खोला और घायल ड्राइवर की गर्दन पकड़कर उसे एक झटके में गाड़ी से बाहर खींच लिया। तभी ड्राइवर के मुंह से खून निकला। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक दूसरे हत्या ने अपने मशीन गन से ड्राइवर के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी। देव का वो वफादार ड्राइवर खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और शहीद हो गया। पीछे बैठी लक्ष्मी जी जब अपने सामने उस ड्राइवर की इन गोलियों से भूनते हुए देखा तो उनके शरीर पर खून पूरी तरह से सूख गया था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कमांडो लीडर ने अपनी मशीन गन की नोक से मर्सिडीज के पिछला दरवाजा खोला। लक्ष्मी जी डर के मारे सीट के दूसरे कोने में सिकुड़ गई। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर रोने लगी। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मत मारो। लक्ष्मी जी की आवाज में बेबसी और दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन उन इंटरनेशनल हत्यारों की भावना किसी रिश्ते या किसी माँ के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने सिंडिकेट का आदेश पूरा करना था। लीडर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बहुत ही बेरहमी से अपना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मी जी की साड़ी का कोना उनका बाजू पकड़कर उन्हें सीट की तरफ बाहर खींचा। तभी लक्ष्मी जी पागलों की तरह चीखने लगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, देव। ये चिल्लाकर वो अपने बचाव में छटपटाने लगी। लेकिन एक कमजोर और सादी सी औरत उन खूंखार मिलिट्री ग्रेड कमांडोज के आगे क्या कर सकती थी। तभी एक दूसरे नकाबपोश ने अपनी जेब से एक केमिकल में भीगा रुमाल निकाला और उसे बड़े ही फुर्ती से लक्ष्मी के मुंह और नाक पर जोर से दबा दिया। क्लोरोफॉर्म की वो तेज गंध सीधे लक्ष्मी जी के दिमाग में घुस गई। उनकी छटपटाहट कुछ ही सेकंड में शांत होने लगी। उनके हाथ नीचे गिर गई, उनकी आंखें बंद हो गई और उनका शरीर पूरी तरह से बेसुध होकर उन हत्यारों के हाथों में झूल गया। कमांडो लीडर ने अपने कान में लगे वायरलेस पर बहुत ही ठंडी और मशीनी आवाज में रिपोर्ट देकर कहा, पैकेज सिक्योर। इसके बाद लीडर ने चिल्लाकर अपनी टीम को ऑर्डर देकर कहा, मूव आउट, मूव आउट। उन्होंने अपनी कोई दूसरी गाड़ी नहीं बुलाई। उनका प्लान बड़ा ही शातिर और तेज था। उन्होंने बेहोश लक्ष्मी को आलीशान और ब्लड प्रूफ मर्सिडीज मैकबे की पिछली सीट पर वापस लेटा दिया। 29 कमांडोज में से दो सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स मर्सिडीज के आगे वाली सीट पर बैठे और बाकी बचे कमांडोज जो पहले ही छुपने के ठिकानों पर तैयार थे, वो अचानक से वहां खड़ी कुछ हैवी ड्यूटी ब्लैक एसयू मोटरसाइकिलों पर सवार हुए जो उन्होंने आसपास की गलियों में छुपाई थी। इंजन चालू। मर्सिडीज मैकबे जो देव के रुतबे और सुदेव की शान की प्रतीक थी, आज उसी मर्सिडीज को वो किलर अपना हथियार बना चुके थे। ड्राइवर ने गियर बदला और मर्सिडीज को बड़े ही भयानक रफ्तार से वो जलती हुई फॉर्च्यूनर के साइड से निकालकर डिवाइडर के ऊपर कुदाकर दूसरी तरफ सड़क पर ऊपर ले लिया। ड्राइवर ने आगे पीछे उन काले कपड़ों वाले कमांडोज के एसयूवी और मोटरसाइकिलों का एक अभेद्य सुरक्षा घेरे की तरफ लग गया। धमाके के बाद जो धुएं का गुबार उस चौराहे पर छाया हुआ था, उसका पूरा फायदा उठाकर वो खौफनाक काफिला विशाखापट्टनम की उन चौड़ी सड़कों को चीरता हुआ शहर के बाहर वाले किसी गुप्त और अंधेरे ठिकाने की तरफ इतनी तेजी से भाग निकला जैसे कोई साए हो और रोशनी को निगल कर वापस पाताल में समा गए हो। पीछे छूट गया वो देव के धड़कते हुए नर्क का नजारा, वो जलती दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां, 7 खून से लथपथ देव के सबसे बेहतरीन बाउंसर्स की लाशें, चिल्लाते हुए आम लोग, सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां, आसमान को छूता वो काले धुएं का बवंडर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महज 2 मिनट के अंदर ये तबाही कहां से आ गई। कैसे शहर के सबसे वीआईपी चौराहे से इतने बड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर कोई एक औरत को किडनैप करके ले गया।
इधर विशाखापट्टनम के उस पोस्ट चौराहे पर आग और खून की होली खेली जा रही थी। लक्ष्मी जी का वो खूंखार कमांडोज अपने साथ ले चुके थे और उधर यूनिवर्सिटी के उस शांत और खौफजदा क्लासरूम में देव बहुत ही इत्मीनान से अपनी सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठा हुआ था। प्रोफेसर मिस्टर राव अभी भी बोर्ड पर कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के फॉर्मूले लिख रहे थे। रियांश और विराट अपने अपने फोन में कुछ देख रहे थे। देव का मन पूरी तरह से शांत था। उसे लग रहा था लक्ष्मी जी अब पूरी शान और सुरक्षा के साथ देव रेस्टोरेंट पहुंच चुकी होंगी। उन्होंने उन्हें 6 कमांडोज बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ भेजा था। इस शहर में किसी की औकात नहीं देवांशु ओबराय के उस फौज को खरोंच लगा ले। तभी देव की उंगली में पहने हुए रहस्यमय जादू अंगूठी अचानक से बड़ी तेज अजीब गर्म रोशनी के साथ चमकने लगी। यह अंगूठी कभी ऐसे नहीं चमकती थी। महादेव की इस अंगूठी में एक खतरे का अलार्म था। वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता था जब देव की रूह से जुड़े किसी इंसान की जान साक्षात मौत के मुंह में चली जाए। देव ने तुरंत अपना हाथ मेज के नीचे किया, उस अंगूठी को देखा। अंगूठी की वो गर्म अब देव की उंगली को सचमुच जला रही थी। उसी सेकंड देव की पैंट में जेब में रखा उसका सिक्योर सैटेलाइट फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। ये फोन मुनीश और उसके बाउंसर कमांडर का था। उन्हें सख्त आदेश था कि जब तक कोई प्रलय ना आ जाए तब तक देव को क्लास में कॉल न किया जाए। देव के शरीर से सारा खून एक पल में जम गया। उसके अंदर की वो सिक्स्थ सेंस चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वो सोच और उसके गुरूर से बड़े परे है। देव ने क्लास प्रोफेसर उस खामोश सन्नाटे की परवाह किए बिना अपनी सीट से खड़े होकर वो फोन अपनी जेब से निकाला। देव ने बड़ी भारी लेकिन कांपती आवाज में फोन उठाकर कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से मुनीश की आवाज नहीं आ रही थी। फोन के दूसरी तरफ मुनीश ने रोने और बुरी तरह हांफने की आवाज आई। उसने हाँफ कर कहा, बॉस। मुनीश की आवाज में एक ऐसा खौफ और एक ऐसी बेबसी, ऐसा दर्द था जिसे सुनकर रियांश और विराट भी अपनी जगह पर एकदम सीधे खड़े हो गए। उन्होंने कांप कर आगे कहा, बॉस, हम लुट गए बॉस। वो लोग कोई इंसान नहीं थे बॉस। वो अचानक से हवा में आई। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर चला दिए। मुनीश पागलों की तरह फोन पर चीख रहा था। उसकी ये बात सुनकर देव की आंखें फटने लगी। उसने हैरान होकर कहा, मुनीश, साफ साफ बोल, क्या हुआ है? मेरी माँ कहाँ है? देव की दहाड़ अब पूरी क्लास के बच्चों की अटक गई। प्रोफेसर के हाथ से वो चौक नीचे गिर गया। वहीं मुनीश फूट फूट कर रो रहा था। उसने सिसक कर कहा, बॉस, सरीपुरम चौराहे पर हमारी दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों को रॉकेट से उड़ा दिया गया। हमारे 7 कमांडोज सब जलकर राख हो गए बॉस। कोई जिंदा नहीं बचा। और वो लोग करीब 30 इंटरनेशनल ब्लैक कमांडोज, वो लोग आंटी जी को मर्सिडीज को हाईजैक करके ले गए। आंटी जी को वो लोग किडनैप करके ले गए बॉस। सन्नाटा। देव के दिमाग की नसें एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर गई। रॉकेट लॉन्चर, 30 ब्लैक कमांडोज, 7 आदमियों की मौत और लक्ष्मी जी का किडनैप। ये शब्द देव के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसके हाथ से वो सैटेलाइट फोन छूटकर क्लासरूम के फर्श पर गिर पड़ा। रियांश और विराट ने देव की हालत देखी तो उसके चेहरे का रंग भी कागज की तरह सफेद पड़ गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में देव को इतना बेबस, इतना सदमे में कभी नहीं देखा था। विराट ने कांपते हुए देव का कंधा पकड़कर पूछा, भाई, क्या हुआ भाई? देव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसके चेहरे का रोज शांत और कूल अरबपति वाला रूप अब हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी आंखें जो कुछ पल पहले सामान्य थी, वह पूरी तरह से खौफनाक, शैतानी और खून की तरह लाल हो चुकी थी। उन आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, कोई बेबसी नहीं थी, और उन आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ एक परले नाच रही थी। देव का शरीर गुस्से और उस अलौकिक शक्ति के उबाल से इस कदर कांप गया था, उसके आसपास की हवा और भी भारी होने लगी थी। क्लास में बैठे बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन कम हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, उन्होंने मेरी माँ को छुआ। देव के मुंह से ये आवाज निकली और वो किसी इंसान की चिल्लाते हुए, उसने साक्षात महाकाल की दहाड़ लग रही थी। देव ने एक ही झटके में अपने सामने रखी उस भारी लकड़ी की डेस्क पर लात मारी और वो डेस्क टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गई। पूरी क्लास डर के मारे चीख कर कोनों में दुबक गई। प्रोफेसर अपनी कुर्सी के पीछे छुप गई। देव ने अपने दांत इस कदर पीसे कि उसके जबड़े
से खून का स्वाद आने लगा। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, दुबई का वो सिंडिकेट, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे डरा दिया। उन्होंने मुझे डराया नहीं, उन्होंने इस धरती के सबसे मौत के तूफान को आजाद कर दिया। आज आज मैं सिर्फ इस शहर को नहीं, पूरे इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की एक एक ईंट को खून से नहलाऊंगा। आज कोई कानून नहीं, कोई दया नहीं, आज सिर्फ मौत का तांडव होगा। देव एक खूंखार जानवर की तरह क्लासरूम के बाहर की तरफ भागा। रियांश और विराट भी उसके पीछे पीछे अपनी जान लगाकर दौड़े। विशाखापट्टनम की उस खूनी और बारूद से जली हुई सड़क का धुआं अब सीधे देव के दिमाग में भर चुका था। क्लासरूम में वो टूटी हुई डेस्क, देव की वो लाल आंखें, उसके शरीर से निकलने वाला वो प्रलयंकारी ओरा, ये सब इस बात का ऐलान कर रहे थे, देवांशु ओबरॉय के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है। देव को पूरा यकीन था कि दुस्साहस सिर्फ और सिर्फ दुबई के उस इंटरनेशनल सिंडिकेट का है। उसे लग रहा था कि महेंद्र की मौत का बदला लेने, उसे डराने के लिए फारूकी ने अपनी मां समान लक्ष्मी जी का अपहरण करवाया। देव का दिमाग गुस्से से इतना अंधा हो चुका था कि उस शिजाज की गहराई को उस वक्त समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि दुश्मन समंदर पार बैठा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत वो थी जो देव के उस महाकाल वाले गुरूर को एक बड़े शौक में बदलने वाली थी। देव, रियांश, विराट पागलों की तरह भागकर यूनिवर्सिटी से बाहर आई। मुनीश पहले ही अपनी हैवी ड्यूटी आर्म्ड एसयू के साथ वहां खड़ा था। मुनीश ने कांप कर कहा, बॉस, मैंने सारे डार्क वेब हैकर सैटेलाइट ट्रैकर्स को काम पर लगा दिया। वो लोग आंटी जी को लेकर शहर के बाहर निकले हैं। तभी आगे से देव ने मुनीश का कॉलर पकड़ कर कहा, मुझे दुबई के उस सिंडिकेट के हर एक गुर्गे की लोकेशन चाहिए मुनीश। मुझे बताओ कि मेरी माँ को लेकर किस एयरपोर्ट या किस पोर्ट की तरफ गई। मैं आज उस दुबई वाले फारूकी को जिंदा जला दूंगा। उसकी बात सुनकर आगे से मुनीश ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन देव की तरफ की। उसके चेहरे पर एक बड़ी उलझन थी। मुनीश ने पसीना पोंछ कर कहा, बॉस, यही तो गड़बड़ है। मैंने भी यही सोचा कि दुबई वालों का काम है, लेकिन लेकिन जो गाड़ियां आंटी जी की मर्सिडीज को एक्सकोर्ट कर रही थी, उन्होंने मिडिल ईस्ट या साउथ की किसी पोर्ट का रास्ता नहीं लिया। उन्होंने अपनी गाड़ियों पर एक प्राइवेट कार्गो प्लेन में लोड की, और वो प्लेन दुबई नहीं। एक अगर मुनीश ने गहरी सांस ली और आगे कहा, वो प्लेन मुंबई की तरफ गया बॉस, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई, ये शब्द सुनते ही देव की भौं ही सुकड़ गई। दुबई का सिंडिकेट लक्ष्मी को लेकर भारत के ही दूसरे शहर में को लेकर जाएगा। अगर उन्हें देव को ब्लैकमेल करना था तो लक्ष्मी जी को देश के बाहर लेकर जाते, लेकिन देव के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसकी माँ किसी शहर में हो और देव को उन्हें हर हाल में वापस लाना था। देव ने अपनी आवाज में मौत का फरमान सुनाकर कहा, मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो, हम अभी इसी वक्त मुंबई निकल रहे हैं। और मुनीश, मुंबई के हमारे सारे अंडरकवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे पुलिस कमिश्नर, लोकल डन्स को मैसेज भेज दो, देवांशु ओबरॉय मुंबई आ रहा है। जिसने भी उन कमांडोज की मदद की होगी, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। उसके बाद देव ने तुरंत सुनैना को कॉल किया और उसे भारी सिक्योरिटी के साथ विला वापस भेज दिया। सुनैना रो रही थी, लेकिन देव ने उसे कसम दी कि लक्ष्मी जी को कुछ नहीं होने देगा। कुछ ही मिनटों में देव, रियांश, विराट विशाखापट्टनम के प्राइवेट एयरपोर्ट से देव के उस करोड़ों रुपए के प्राइवेट जेट में सवार होकर आसमान का सीना चीर कर मुंबई की तरफ उड़ चले। देव का रूप अब एक ऐसे भूखे घायल शेर की तरह हो गया था, और वो अब पूरे जंगल में आग लगाने के लिए तैयार था। उधर देव की पहुंच और उसके खौफ से बड़े दूर मुंबई शहर की सरहदों पर, जहां आम इंसानों की बस्ती खत्म होती है, देश के सबसे बड़े अरबपतियों के प्राइवेट फार्म हाउस शुरू होते हैं। वहां बड़े ही विशाल कई सौ एकड़ में फैला एक अति सुरक्षित फार्म हाउस था। ये फार्म हाउस किसी राजा के महल से कम नहीं था। चारों तरफ 20-20 फुट ऊंचे लोहे की दीवारें, जिन पर हाई वोल्टेज बिजली दौड़ रही थी। यहाँ के सिक्योरिटी पुलिस आम गार्ड्स नहीं, बल्कि प्राइवेट मिलिट्री कमांडोज, कॉन्ट्रैक्ट किलर संभाल रहे थे। ये वो जगह थी जहाँ देश के वो सारे फैसले लिए जाते जो सरकारें भी नहीं ले पाती। उसी फार्म हाउस के भारी ऑटोमेटिक लोहे के गेट्स खुले। अंदर वो 25-30 काले लिबास वाले खूंखार कमांडोज अपने एसयूवी गाड़ियों में दाखिल हुए। उनके बीच में वो मर्सिडीज मैकबे थी, जिसे उन्होंने विशाखापट्टनम से हाईजैक किया था। गाड़ियां फार्म हाउस के विशालकाय इटालियन मार्बल के बने पोर्च में आकर रुकी। तभी कमांडोज का लीडर बाहर निकला। उसने मर्सिडीज का दरवाजा खोला। पीछे की सीट पर लक्ष्मी जी अभी भी क्लोरोफॉर्म के असर से बेसुध थी। उनका सिर सीट पर एक तरफ लुढ़का हुआ था।
तभी लीडर ने अपने 2 आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, पैकेज को अंदर लेकर चलो। उन दोनों कमांडोज ने बड़े ही सतर्कता से लेकिन एक अजीब सी सावधानी के साथ लक्ष्मी जी को उठाया और उस फार्म हाउस के मेन हॉल की तरफ बढ़ गए। फार्म हाउस का वो मेन हॉल किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से ज्यादा भव्य था। दीवारों पर करोड़ों की पेंटिंग्स लगी थी, फर्श पर स्पेनिश मार्बल, छत पे झूमता एक झूमर जिसकी कीमत आम इंसान की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा थी। इस हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही कीमती एंटीक लेदर की कुर्सी, एक अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। इस इंसान की उम्र करीब 50-60 के साल की होगी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और बड़े ही सलीके से पीछे सेट किए गए थे। उसमें कोई भड़कीला कपड़ा नहीं बल्कि एक क्लासिक टेलर मेड 3 पीस ग्रे सूट पहना था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई माफियों वाली क्रूरता, कोई छटपटाहट रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी, अथाह और समुद्र जैसी खामोशी थी। उसके मुंह में एक मोटी सी क्यूबन सिगार सुलग रही थी। यह इंसान दुबई का फारूकी नहीं, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, ये था रंजीत सिंघानिया, दिल्ली और इस पूरे देश का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बिजनेसमैन। एक ऐसा नाम जिसके इशारे पर देश की शेयर मार्केट उठती और गिरती। रंजीत सिंघानिया वो इंसान था जो माफियाओं को पालता था, और बल्कि माफिया राजनेता खुद उसके दरबार में सिर झुकाकर खड़े होते थे। कमांडोज का लीडर हॉल में दाखिल हुआ। रंजीत सिंघानिया से 10 कदम दूर ही रुक गया। उसके हाव भाव में वो खौफ था जो किसी भी भगवान के सामने होता है। लीडर ने बहुत ही अदब से सिर झुकाकर कहा, सर, हम ले आए हैं। तभी पीछे से वो 2 कमांडो लक्ष्मी को लेकर अंदर आए। रंजीत सिंघानिया ने अपनी सिगार का एक बहुत ही लंबा कश लिया, धुआं हवा में छोड़ दिया। उसने अपनी गहरी और तेज आंखों से लक्ष्मी जी की तरफ देखा। जैसे रंजीत की नजर लक्ष्मी के उस थके हुए, बेसुध और उम्रदराज चेहरे पर पड़ी, रंजीत सिंघानिया के चेहरे की उस सख्त लकीरें अचानक थोड़ी नर्म हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसा अजीब सा भाव आया जैसे वो किसी पुराने अतीत के पन्नों को पलट रहा हो। उसने अपने कमांडोज की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने इनके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? रंजीत सिंघानिया की आवाज बड़ी ही भारी, रोबदार लेकिन शांत थी। उसकी आवाज में चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरे हॉल में गूंज गई। तभी आगे से कमांडो लीडर ने घबरा कर कहा, नहीं सर, हमने सिर्फ क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया ताकि वो चीखें नहीं। उन्हें एक भी खरोंच तक नहीं आई। उसकी बात सुनकर आगे रंजीत सिंघानिया अपनी लेदर की कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर लक्ष्मी के पास आया। दुनिया का सबसे बड़ा रईस जिसके सामने खड़े होने की औकात बड़े बड़े मंत्रियों की नहीं, वो एक ठेले वाली औरत को बड़ी गहराई से देख रहा था। रंजीत ने देखा लक्ष्मी का सिर लटक रहा था। कमांडोज ने उन्हें बड़ा ही कठोरता से पकड़ा था। तभी अचानक रंजीत सिंघानिया की आंखों में भयंकर चमक आ गई। रंजीत ने अपना हाथ उठाया, लक्ष्मी को पकड़कर कमांडो के चेहरे पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि खूंखार कमांडो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा हॉल सन्नाटा छा गया। वहां इसे देखकर कमांडो लीडर का पसीना छूट गया। रंजीत सिंघानिया ने अपनी बर्फीली खौफनाक आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें यहाँ लाना है, ये नहीं कहा कि इन्हें जानवरों की तरफ पकड़ कर यहाँ लाना है। उनकी इज्जत करने का तरीका अंडरवर्ल्ड के गुंडों से बिल्कुल अलग था। रंजीत ने सिगार को एस्ट्रे में रखा, अपने आदमियों को सख्त हिदायत देकर कहा, ये कोई कैदी नहीं है, इन्हें बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ ऊपर वाले मास्टर गेस्ट रूम में ले जाकर लेटाओ। वहां एक लेडी डॉक्टर को अभी इसी वक्त बुलाओ और इनका चेकअप करो। जब इन्हें होश आए तो इन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि इनका किडनैप हुआ है। इन्हें हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो इस देश की महारानी को मिलती है। समझ गए तुम लोग? उसकी बात सुनकर कमांडोज ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी, जी सर। लेकिन क्या आप समझ पाए कि रंजीत का और इस लेडी का क्या रिश्ता है? आखिर कौन है ये लक्ष्मी, और ये रंजीत इतनी सेवा इनकी क्यों कर रहा है? क्या है ऐसा इन दोनों के बीच, या फिर देव यहाँ आकर क्या करेगा? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।